आइए हम लोग परीक्षा की तैयारी करते हैं। आज हम लोग सूक्ष्म जीवों का संसार, ये 7वां अध्याय है, 8वीं कक्षा के विज्ञान की पुस्तक से ली गई है ना। सूक्ष्म जीवों के संसार के बारे में हम लोग जानते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रतिदिन इस तरह का वीडियो मिलता रहे, परीक्षा की तैयारी होता रहे। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव यानी वैसा जीव जो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता हो, है ना। वैसा जीव जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता हो सूक्ष्म जीव कहलाता है ना। ये तो आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ का सहयोग लेते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप का सहयोग लेते हैं ताकि वो हमको अच्छी तरह से दिखाई दे। तो कहता है गर्मी के बाद जब पहली बारिश में मिट्टी की सूंधी सूंधी खुशबू, मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणुओं की खुशबू है। यानी कहने का मतलब है कि मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं उसकी खुशबू होती है, जो स्पष्ट रूप से जब पहली बार जब वर्षा होती है तो हमको आभास होता है। सूक्ष्म जीव को हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते। इन जीवों को देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है ना। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्मदर्शी ये यंत्र उस वस्तु उसके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा करके दिखा सकता है। यानी जितना सूक्ष्म होता है, जिसको हम अपनी नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं बिना किसी माइक्रोस्कोप के, तो माइक्रोस्कोप क्या करता है ना कि उसके आकार को कई गुना बढ़ा देता है ताकि हम उसको आसानी से देख लें। कहा जाता है कि माइक्रोस्कोप 25 से लेकर के 400 गुना बढ़ाकर चीज़ों को दिखाता है। इस यंत्र में जिस लेंस से हम देखते हैं उसको नेत्रिका कहते हैं। यानी देखने वाला नेत्र, देखने वाला लेंस नेत्रिका लेंस कहलाता है ना। उसके नीचे 2 या 3 लेंस लगे होते हैं। देखिए एक साधारण सूक्ष्मदर्शी यहाँ दिखाया गया है, सूक्ष्मदर्शी है ना, जिसको आप देख सकते हैं चित्र में। इसमें नेत्रिका है जो सबसे ऊपर है, जहाँ से हम उसको देखते हैं, है ना। वस्तु लेंस होता है जो वस्तु के पास होता है, स्टेज होता है, स्लाइड होता है, एक प्रकाश डालने वाला वहाँ पर दर्पण की टाइप का लगा होता है, दर्पण लगा होता है ना। और उसको एडजस्ट करने के लिए दो एडजस्ट करने वाले भी होते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र आप देख पा रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु के लेंस के क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। यानी किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस के क्षमता के बराबर होता है। पहला माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉक ने बनाया है ना 1688 ईस्वी में। ठीक है, पहला माइक्रोस्कोप 1688 ईस्वी में ल्यूवेनहॉक ने बनाया। लुई पास्चर ने बताया कि किण्वन प्रक्रम ईस्ट के कारण होता है। यानी किण्वन की प्रक्रिया किसके कारण होती है? ईस्ट के कारण होती है। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण की बात करें तो इसको 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक, शैवाल, है ना। और इसका एक और भाग है जो वायरस कहलाता है, विषाणु, है ना। एक अकोशिकीय जीव है। ये सजीव के साथ निर्जीव जैसा व्यवहार करता है, इसीलिए इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है ना। यानी इसको सजीव और निर्जीव के बीच सीमा रेखा पर रखते हैं वायरस को, क्योंकि इसके कुछ गुण तो सजीवों का है लेकिन इसका कुछ गुण निर्जीवों का है ना। दोनों प्रकार के गुण मौजूद होने के कारण इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी समझते हैं, विषाणु।
जो हमारे शरीर में कई प्रकार के रोगों को भी उत्पन्न करता है। सूक्ष्मजीव सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण प्रतिकूल इस परिस्थितियों में भी पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ अनुकूल परिस्थिति में ही सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। कुछ निर्भर होते हैं और कुछ स्वतंत्र रहते हैं। बहुत सारे सूक्ष्मजीव हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे मित्र होते हैं। जैसे दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया मदद करता है, तो वो लाभदायक होता है, वो हानिकारक नहीं होता, उसको तो हम खाते हैं लैक्टोबैसिलस। अक्सर एग्ज़ाम में यह भी पूछा जाता है कि दूध से दही बनाने में किस बैक्टीरिया या किस जीवाणु या सूक्ष्मजीव का योगदान है, तो लैक्टोबैसिलस बताना है। राइजोबियम बैक्टीरिया दलहनी पौधे की जड़ों में पाया जाता है ना। सहजीवी के रूप में रहता है। ये पौधों को नाइट्रोजन अवशोषित करने में मदद करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया है। घरेलू उपयोग, जीवाणुओं की सक्रियता के कारण ही हम दूध से पनीर प्राप्त कर सकते हैं। दूध से जो पनीर प्राप्त होता है, पाव रोटी में ईस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। पाव रोटी है ना, ईस्ट एक कवक है। ईस्ट क्या है? एक कवक है जिसका उपयोग पाव रोटी में किया जाता है। ईस्ट के श्वसन के कारण ही काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जिस कारण मैदा में खमीर बनता है, उसका आयतन बढ़ जाता है। ईस्ट के कारण है ना। औद्योगिक उपयोग में भी ईस्ट का यूज होता है। ईस्ट की मदद से उद्योग में शराब बनाया जाता है औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत। इसमें किण्वन प्रक्रिया के इस्तेमाल किया जाता है। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में किया था, है ना। किण्वन का खोज लुई पास्चर ने 1857 ईस्वी में किया था। इसका उपयोग औषधीय उपयोग के रूप में भी किया जाता है। एंटीबायोटिक दवाएं बनाई जाती है जो सूक्ष्मजीवों के संवर्धन से बनती है। एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, है ना। आज सभी दवाओं में सबसे ज़्यादा उपयोग एंटीबायोटिक का ही होता है। एंटीबायोटिक दवा का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जीवाणुरोधक फफूंद से पेनिसिलियम नामक एंटीबायोटिक दवा बनाई जाती है। ज़्यादा एंटीबायोटिक के इस्तेमाल से हमारे एलिमेंट्री कैनल में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो विटामिन B12 के उत्पाद में मदद करते हैं, उसको मार देता है। इसलिए अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पोलियो एक रोग है जो विषाणु के कारण होता है ना। इससे बचने के लिए OPV का टीका दिया जाता है। याद रखिएगा, चेचक, हैजा, हेपेटाइटिस आदि सूक्ष्मजीवों द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग है। चेचक, हैजा, हेपेटाइटिस, ये सब सूक्ष्मजीव के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है ना। कुछ और बात करते हैं। टीका या वैक्सीन सूक्ष्मजीव से ही बनाए जाते हैं। चेचक टीके की खोज 1798 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने की थी। वैक्सीन रोग के प्रति हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। वैक्सीन रोग प्रतिरोधक है ना, टीका कहते हैं जिसको। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन वायुमंडल में पाया जाता है। 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी 1% अन्य गैसें होती है, जिसमें 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन अति आवश्यक है। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन अति आवश्यक है। कुछ जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को पेड़ पौधे के उपयोग के लायक बनाता है।
पर्यावरण की साफ सफाई के बारे में बात करते हैं तो जैव पदार्थों के विघटन में भी सूक्ष्म जीवों का अहम रोल है। यानी ये जैव पदार्थ को विघटित कर देता है, पर्यावरण की साफ सफाई करता है, तो हानिकारक भी होते हैं सूक्ष्म जीवाणु। मनुष्य में सूक्ष्म जीव जनित रोग कारक जीवाणु हमारे शरीर में श्वास के सहारे, भोजन के सहारे, पानी के सहारे, इन सब से प्रवेश करते हैं। कुछ खास कीटों या जीवाणुओं को काटने से भी शरीर में प्रवेश करते हैं। सर्दी, जुकाम, वायरस या विषाणु जनित रोग है ना, या वायरस से होता है, छींकने पर या हवा में फैल जाता है तथा दूसरों स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर देता है ना। इसलिए जिस व्यक्ति को सर्दी या जुकाम है, छोटे बच्चों से दूर रहें, क्योंकि यदि उनके संपर्क में छोटे बच्चे आते हैं तो उनको भी सर्दी या जुकाम हो जाएगा। यह स्पष्ट है। छोटे बच्चे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उनके संपर्क में जो भी आएंगे सर्दी जुकाम उन सबको हो जाएगा, लेकिन छोटे बच्चे तेज़ी से प्रभावित होते हैं। जो बीमारी एक दूसरे को फैले उसे संचरणीय बीमारी कहते हैं, है ना। जैसे हैजा हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये सब संचरणीय बीमारी है। यह बीमारी एक से दूसरे में फैलता है। मौसम जब बदलता है तो तापमान में अचानक परिवर्तन जीवाणु के प्रजनन दर को बढ़ा देता है, बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। कब? जब मौसम बदलता है तब। अब एक तालिका दिया हुआ है, इसमें मानव का रोग के कारक है ना, और संचरण का तरीका और बचाव के उपाय भी दिया हुआ। जैसे जहाँ तक आप देख रहे हैं कि क्षय रोग जो है ये किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है, वायु के सहारे फैलता है ना। और रोगी व्यक्ति की पूरी तरह से जो है स्वस्थ व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। खसरा ये वायरस के कारण फैलता है, ये भी वायु द्वारा फैलता है, ये अन्य व्यक्तियों से अलग रखा जाता है रोगी को। इसमें भी चिकन पॉक्स ये वायरस है, ये वायु के सहारे फैलता है, इसमें भी रोगी को अलग रखा जाता है अन्य व्यक्तियों से। पोलियो यह वायरस यानी विषाणु से फैलता है, ये गंदे जल और गंदे भोजन के सहारे शरीर में प्रवेश करता है ना। इससे बचने के लिए टीकाकरण है, OPV का टीका दिया जाता है बच्चों को। हैजा ये जीवाणु से फैलता है, ये भी जल और गंदे भोजन यानी जल और भोजन के सहारे शरीर में प्रवेश करता है। ये व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत ज़रूरी है ना। टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये भी जल के कारण फैलता है, मूल रूप से जल के कारण फैलता है ना। इसमें अच्छी तरह से जल पीने के समय शुद्ध होना चाहिए, या बरसात के दिनों में उबाल कर उसको ठंडा होने के बाद पीना चाहिए, है ना। नहीं, जल का सेवन सोच समझ कर करना चाहिए, तो इस रोग से हम बच सकते हैं। हेपेटाइटिस ए यह वायरस के कारण होता है, ये भी जल के सहारे फैलता है। इसमें कहता है कि उबले हुए जल का प्रयोग करना चाहिए और टीकाकरण का इस्तेमाल करना चाहिए। उबले हुए जल का मतलब उबाल दें, उसके बाद फिर ठंडा होने के बाद उसको पिए। मलेरिया एप्रोटो द्वारा फैलता है, मच्छर यानी मच्छरदानी का प्रयोग करें। आसपास में मच्छर पनपने वाले जगह को साफ़ सुथरा रखें ताकि मच्छर नहीं पनपे, बीमारियों को फैलने से रोकें। मच्छरों को नष्ट करने का तरीका अपनाएं। अब सूक्ष्मजीव जनित पौधों के सामान्य रोग, जैसे गेहूं का रस्ट कवक के कारण होता है, नींबू का कैंसर जीवाणु के कारण होता है, भिंडी का पीत रोग वायरस के कारण होता है। यानी कि गेहूं में जो रस्ट होता है वायु द्वारा फैलता है या बीज द्वारा। नींबू का कैंसर वायु द्वारा फैलता है, भिंडी का पीत रोग कीड़ों के द्वारा फैलता है ना। एंथ्रेक्स एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है एंथ्रेक्स, ठीक है। और बात करते हैं कि एंथ्रेक्स काउज करने वाले जीवाणु का नाम बैसिलस एंथ्रेसिस है, जो रॉबर्ट कोच द्वारा खोजा गया। किनके द्वारा?
रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया है ना। अब खाद्य विषाक्तता के बारे में बात कर लेते हैं। खाद्य पदार्थ गर्मी के समय में जल्दी खराब हो जाते हैं, है ना। इसे फूड पॉइजनिंग कहते हैं। क्या नाम देते हैं उसको? फूड पॉइजनिंग कहते हैं। बीमारी, उल्टी, डायरिया, ये सब हो जाता है। निर्जलीकरण, सब्जियों के धूप में सुखाकर उसे के नमी को ख़त्म करके रखना निर्जलीकरण कहलाता है, जिसको गांव में कहते हैं ना सुखौता बना के रखना। रासायनिक तरीका, नमक और तेल सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं। ऐसे पदार्थों को परिरक्षक कहा जाता है। जैम जेली बनाने में सोडियम बेंजोएट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उपयोग करते हैं। बेंजोएट सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का उबालने या गर्म करने से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। फ्रीज का निम्न ताप सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक देता है। पाश्चरीकरण का यूज़ करते हैं। पाश्चरीकरण है ना, दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर उसे शीघ्रता से ठंडा कर भंडारित कर दिया जाता है। पाश्चरीकरण की खोज लुई पाश्चर ने किया था। पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। भंडारण एवं पैकिंग, खाद्य सामग्री को लंबी अवधि तक इस्तेमाल योग्य बनाने के लिए भंडारण और पैकिंग और सील डब्बे में करना आवश्यक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण की यदि बात करें तो राइजोबियम जीवाणु दलहनी पौधों में सहजीवी संबंध होता है ना। तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तड़ित जब बिजली चमकता है ना तो वो भी नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कारण बनता है। देखते रहिए, इससे आगे हम लोग अगले दिन सीखेंगे। तैयारी करते रहिए।